श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील जोशी, जो कि पूर्व कुलपति रहे हैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। आप कैंपस डायरेक्टर भी रहे हैं, आप एक मर्म चिकित्सक हैं और आयुर्वेद के शल्य चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर जोशी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर जोशी, जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो शारीरिक दूरी, देह दूरी की बात की जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है और हैंड हाइजीन। साथ में हम ये भी कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी जो है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हम बढ़ाएं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? देखिए, ये जो कोविड-19 का संक्रमण है इस समय एक बहुत महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसमें जो बेसिक 3 चीजें हैं, चिकित्सक 2 चीजों पे विशेष रूप से फोकस किया हुआ है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड वॉश है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात है। ये अपने में महत्वपूर्ण है, लेकिन जितने भी चिकित्सक हैं वो 2 तरह की विचारधारा में काम कर रहे हैं। एक तो वो चिकित्सक हैं जो चाहते हैं कि भाई इसका वैक्सीन या कोई इसकी दवाई निकल जाए जिससे कि हम कोविड-19 का इलाज कर सकें, और दूसरी विचारधारा ये है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं जिससे कि कोविड सहित और भी जितने भी वायरस जो भी हो सकते हैं उनका संक्रमण हम में न हो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनसे हमारी रक्षा कर सके। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से किए जा सकते हैं। जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं और खास तौर से आयुर्वेद की बात की गई है, ये कहा गया है कि हम इस तरह के भोज्य पदार्थ खास तौर से जो हमारे किचन में उपलब्ध हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हम च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, और ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। देखिए, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या जो हमारे शरीर का बल होता है वो कई चीजों पर निर्भर करता है। कई फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। एक जो सामान्य व्यायाम है, यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और अपने शरीर में जिससे कि आयास मतलब थकावट पैदा होती है और उससे नियमित रूप से हम लोग व्यायाम करते हैं तो हमारा बल बढ़ता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी ढंग से योग अभ्यास और प्राणायाम भी अपने में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा जो आयुष मंत्रालय के द्वारा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रोटोकॉल हम लोगों को बताया गया है कि हम विभिन्न प्रकार के अपने मसालों के द्वारा, अपने और जड़ी बूटियों के माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उसमें कुछ विशेष औषधियां हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहले हम गिलोय, जिसको हम ये कहते हैं कि सारी की सारी मेडिसिन में जितनी भी वनौषधियां औषधियां हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, और गिलोय को ये माना जाता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाती है, साथ में ये मलेरिया और बुखार जैसी बीमारियों को भी ठीक करती है। ये अंदर की हमारी सूजन को कम करती है, शोध नाशक है, ज्वर हर है, और बहुत सारे ऐसे काम करती है जिसको हम आज एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ये सारी चीजें इनकी संज्ञा दे सकते हैं। ऐसा काम गिलोय का होता है। दूसरा एक नाम है जिसे अश्वगंधा कहते हैं, और अश्वगंधा को ये माना जाता है कि ये हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको विभिन्न तरह से बढ़ाती है, और इसको बढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि भाई ये बल्य होती है, ताकत देती है। आजकल इस पे बहुत ज्यादा शोध कार्य हो रहा है और इसको एंटीवायरल भी माना गया, और ये हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको काफी अधिक बढ़ाती है। इसके अलावा जितने भी ये हल्दी है, हल्दी और तुलसी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण औषधियां हैं। ये सिर्फ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही नहीं बढ़ाती, इसके अतिरिक्त ये श्वसन तंत्र की, क्योंकि कोविड का जो इफेक्ट होता है मुख्य रूप से श्वसन तंत्र पे होता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी बीमारियां होती है, चाहे वो ब्रोंको डायलेटेशन करना है, कि सांस नहीं आ रहा है, उसका बलगम को हटाना है, उसकी सूजन को कम करना, ये तुलसी और हल्दी जैसी चीजें ये सब उसमें भी काम करती हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्र और सौंठ, अदरक जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी चीजें जो होती हैं ये गर्म होती हैं, इसकी तासीर गर्म होती है, और ये कहीं ना कहीं जो वात श्लेष्मिक ज्वर या वात श्लेष्मिक कास है, खांसी की तकलीफ है, प्रतिशय है या जुकाम की तकलीफ है, इसमें भी फायदा करती है। तो अब यदि हम ओवरव्यू करें इन चीजों का, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ा ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड के इलाज में भी ये हमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। और आज समय है कि हम आयुर्वेद को नकार नहीं, इसमें संभावनाएं तलाश करने का समय है, और जितनी भी औषधियां हैं विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न संस्थानों के द्वारा या हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा जो ये प्रोटोकॉल दिया गया है, इसको बड़े स्तर पर प्रैक्टिसाइज करने की जरूरत है। जितने भी लोग हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनमें निश्चित रूप से इसको काढ़े के रूप में, ये जो दवाइयां हैं, इनको उबालकर इनका काढ़ा बनाकर दिया जा सकता है, इनको पीस कर इनके पाउडर के रूप में दिया जा सकता है, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल कर दिया जा सकता है, या इनका कई चीजें ऐसी हैं कि जो हम एक चीज और विशेष रूप से मैं उल्लेखित करना चाहूंगा, जो खाने की दवाइयां हैं, इसके अलावा
हम कैसे संक्रमण को दूर कर सकें या वायरल लोड को जो एटमॉस्फेयर में है या जो हमारे अफेक्टेड लोग हैं उनके द्वारा जो फैलाया जाता है उसको हम अपने एटमॉस्फेयर से कैसे हटा सकें। तो उसके लिए एक धूपन कर्म का विधान होता है। उसमें कुछ चीजों का, जैसे कि सरसों होती है, पीली सरसों होती है, और नीम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते के साथ गुग्गुल है, और इन चीजों को यदि हम लकड़ी के साथ या घी के साथ जलाते हैं, आम की लकड़ी के ऊपर जलाते हैं, तो उससे जो धूपन कार्य होता है वो भी निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को ठीक रखता है और कोविड के जैसे संक्रमण को दूर करने में हमारी मदद करता है। डॉक्टर सुनील जोशी, हम सभी चाय पीने के शौकीन हैं और चाय बहुत अधिकता से पी जाती है हमारे देश में, और ये भी कहा जा रहा है कि हम ग्रीन टी का प्रयोग करें या गुनगुने पानी का प्रयोग करें। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुनगुने पानी का प्रयोग निश्चित रूप से बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी हम कोई ठंडी चीज खाते हैं तो गला खराब हो जाता है, और गर्म पानी हम ये मान के चलते हैं कि एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, सूजन को कम करता है। जब भी आप देखते हैं कहीं चोट लगती है तो गर्म पानी से सेक करने से फायदा होता है वहाँ, क्योंकि वो एक तरह से हाइपरमीमिया करता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करता है, तो वहाँ की सूजन को कम करता है। तो गर्म पानी पीने का तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी हम ऐसी अवस्था में पानी पिए तो गर्म पानी पिए, और उसमें यदि कोई टेनिन्स, जैसे आपने कहा कि ये हमें ग्रीन टी की बात कर रहे हैं, ग्रीन टी के साथ साथ यदि आप सिर्फ इन मसालों की चाय का भी उपयोग कर सकते हैं तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इनके औषधि गुण भी होते हैं, जिसका मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ये ब्रोंकोडायलेटर भी होते हैं, म्यूकस है उसको बाहर भी एक्सपेक्टोरेंट भी होते हैं, और कहीं ना कहीं अंदर की जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसके इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं, और इनकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के साथ साथ एंटीवायरल एक्टिविटी को भी हम लोग वैज्ञानिक रूप से इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये इन सभी चीजों में फायदा करते हैं। इसलिए इसको चाय के रूप में आप चाहे वो ग्रीन टी लेना चाहें या इन मसालों की चाय भी आप ले सकते हैं, और गर्म पानी का उपयोग तो निश्चित रूप से किया ही जाना चाहिए। डॉक्टर जोशी, जो एविडेंस है, जो शोध है, वो ये बता रहे हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं कि जो लोग पहले से ही श्वास रोग, हृदय रोग या मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज है, उनकी जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक हो सकती है यदि वो इस रोग से ग्रसित होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, जैसे हमने बताया कि 60 साल से 65 साल से ऊपर का व्यक्ति और नीचे 10 साल से छोटा बच्चा, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, एक तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। दूसरा, जैसे आपने अभी बताया कि जिन व्यक्तियों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई बीमारी होती है, किडनी से संबंधित या कोई भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई लगातार कोई इलाज पर चल रहे हैं, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं प्रभावित रहती है। ऐसे लोगों में कोविड के इन्फेक्शन को होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उन लोगों को और ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और ये क्वारंटीन वाली स्थिति की सेल्फ क्वारंटीन की, घर से ना निकले बाहर, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए, और नियमित रूप से हाथों को धोते रहें। जो भी हाथ है इन्फेक्टेड किसी आर्टिकल को टच करने के बाद अपने आंख पर, मुख पर और नाक पर न लगाएं। तो ये ऐसे लोगों के लिए तो ये जो इन्फेक्शन है, ये कोविड ही नहीं, कोई भी इन्फेक्शन ऐसे लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, क्योंकि अब लॉकडाउन में ढील दी गई है, अब इसे हम अनलॉक 1 कह रहे हैं, तो ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय है? निश्चित रूप से ये लगभग 3 हफ्ते का या 1 महीने का जो समय है वो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है कि भाई हम ये जो कम्युनिटी का स्प्रेड है, ये इस वाली फेज में हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन हम अपने लिए, अपने को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रहने के लिए हम लोगों को जो ड्यू प्रिकॉशंस है वो लेनी चाहिए, और जो भी प्रोटोकॉल हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा या हमारे सरकार के द्वारा बताए गए उनका हमें निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये देखिए, ये जो संक्रमण है ये नए तरह का कोरोना है, लेकिन निश्चित रूप से इससे भी लड़ने की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में डेवलप होगी, और हमारे शरीर इस बीमारी से भी लड़ सकता है। इसलिए इससे डरना नहीं है, इससे बचाव में ही हमारी सुरक्षा है, और हमें जो भी प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, इसको बहुत व्यापक रूप से हमें प्रचारित करना है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जो सिनेरियो पूरे वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व का परिदृश्य है, उसके परिदृश्य में हम लोग देखें, अपने देश की स्थिति को देखें, तो हम काफी अच्छी स्थिति में अपने को पाते हैं, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, हमारे यहाँ काफी कम है। उसमें निश्चित रूप से हमारा खान पान है, हमारी जीवन शैली है, हमारा योग है, हमारा प्राणायाम है, हमारा आयुर्वेद है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसको हम निश्चित रूप से 4-6 महीने बाद जब ये फेज चली जाएगी और ये सब कोरोना मुक्त हम लोग हो जाएंगे, तो जब हम इसको असेस करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, इसने हमें इस महामारी से उबरने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस महामारी के दौरान पीड़ित मानवता को बचाने के लिए होने वाला है, और इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। डॉक्टर सुनील जोशी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।